क्या आप जानते हैं कि आपके घर के पते पर आने वाली हर चिट्ठी इंसानों ने नहीं लिखी होती? देवगढ़ के उस पहाड़ी गांव में मुझे एक ऐसी चिट्ठी मिली जिस पर कोई पता तो नहीं था, पर उस पर जो लिखा था उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी, क्योंकि वो चिट्ठी उन पिता ने लिखी थी जिनकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। शाम का वक्त था, सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप चुका था। मैं यानी अंशुल देवगढ़ के बस स्टॉप पर उतरा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस ठंडे और सुनसान गांव में मेरे ट्रांसफर हुआ था। हवा में बारिश की नमी थी और एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। मैं पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बनी चाय की दुकान पर गया। वहां हरी काका नाम के एक बुजुर्ग बैठे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पोस्ट ऑफिस का नया इंचार्ज हूं, तो उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट दिखी। उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही, बाबू, शाम 5 बजे के बाद दफ्तर में मत रुकना, और हाँ, अगर बारिश वाली रात में कोई ऐसी चिट्ठी मिले जिस पर पता ना लिखा हो तो उसे भूल कर भी मत खोलना। मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी। मुझे लगा गांव वाले भी ना बस डराने का काम करते हैं। लेकिन जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहां की हालत देख दंग रह गया। धूल जमी थी और चिट्ठियों का ढेर लगा था। वही मुझे दिनेश मिला जो वहां सफाई करता था। उसने भी वही चेतावनी दी, साहब, ये बिना पते वाली चिट्ठियां मत छूना। पिछले साल एक कर्मचारी ने इन्हें खोला था और फिर वो कभी नहीं उठा। लोग कहते हैं उसे छाया डाकिया अपने साथ ले गया। तभी गांव की एक लड़की अनीता भी वहां बारिश से बचने आई। उसने अपने भाई सुमित की कहानी सुनाई, जिसे उसी बिना पते वाली चिट्ठी ने मौत की नींद सुला दिया था। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है, पर तभी मेरी नजर एक काली स्याही से लिखी चिट्ठी पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक राज था। मैं कांपते हुए हरि काका के पास पहुंचा। उन्होंने बताया कि अब एक ही रास्ता है, मुझे पुराने शिव मंदिर के पास उस टूटे हुए बरगद के नीचे छाया डाकिया का इंतजार करना होगा। रात के सन्नाटे में मैं वहां बैठा था। तभी कीचड़ में भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। एक साया अपनी पुरानी साइकिल के साथ मेरे पीछे खड़ा था। डर के मारे मेरी हालत खराब थी, पर मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम और गांव वालों को क्यों डरा रहे हो? उस साये ने बताया कि उसका नाम जीवन था। सालों पहले गांव के एक अमीर आदमी ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और गांव वालों ने उसे कुएं से बांधकर भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया। उसी ठंडी बारिश में उसकी जान गई थी। वो बस अपना सच दुनिया को बताना चाहता था। उसने ये भी बताया कि मेरे पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे। मैंने वादा किया कि मैं पूरा सच गांव को बताऊंगा। इतना सुनते ही वो साया हवा में गायब हो गया। अगले दिन मैंने सबको सच बताया और गांव उस खौफ से आजाद हो गया। पर मेरे पिता का राज आज भी उन पहाड़ियों में कहीं दफन है। अब सुनिए एक और बात। ये विराटनगर नाम के एक छोटे से शहर की है। पूरा शहर दिवाली की रोशनी में नहाया था, लेकिन हमारे घर शिखर महल में अंधेरा छाया रहता था। मेरे पिता चौधरी तेजपाल सिंह सालों से दिवाली नहीं मनाते थे। वजह थी हमारी पुरानी हवेली रत्नगृह, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेत आत्मा का साया है। मेरा छोटा भाई विनय, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने दोस्तों रोमिल, शेखर और पूजा के साथ गांव लौट रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और वे घने जंगल में फंस गए। बारिश शुरू हो गई तो वे एक बैलगाड़ी वाले की मदद से हमारी उसी पुरानी हवेली रत्नगृह तक पहुंच गए। हवेली दिखने में बहुत डरावनी थी। विनय के दोस्त शहरी थे, उन्हें भूतों पर यकीन नहीं था। वे कीमती चीजों की तलाश में हवेली के अंदर चले गए। जब वे बाहर नहीं आए तो बैलगाड़ी वाला डरकर हमारे घर भाग आया। पिताजी और हम सब तुरंत हवेली पहुंचे। अंदर कदम रखते ही धुआं छा गया और एक भयानक आत्मा हमारे सामने आ खड़ी हुई। हम भागने ही वाले थे कि तभी विनय एक खंबे के पीछे से निकला और बोला, रुकिए, डरने की जरूरत नहीं है। उसने तेजी से जाकर उस आत्मा के कपड़े खींच दिए। जानते हैं अंदर कौन था?
वही तांत्रिक सिद्ध बाबा देवराज, जिसे पिताजी बहुत मानते थे। विशाल ने खुलासा किया कि सालों से ये तांत्रिक और हमारा पुराना नौकर दीनदयाल मिलकर ये नाटक कर रहे थे। वे हवेली के ऊपरी कमरों में आराम से रहते थे और लोगों को डराने के लिए नशे वाली दवाई और धुएं का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ही विनय के दोस्तों को बेहोश कर दिया था। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर विनय की सूझबूझ की वजह से सालों बाद हमारे घर में दिवाली के दिए जले। अब वो तांत्रिक और नौकर उसी हवेली में नौकर बनकर सजा काट रहे हैं और हमारा परिवार फिर से खुश है। क्या आप इन कहानियों के किसी और हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं? दिवाली की रात बीत चुकी थी। तांत्रिक और नौकर को काल कोठरी में डाल दिया गया था। पूरा गांव जश्न मना रहा था, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। मुझे बार बार अंशुल की वो चिट्ठी याद आ रही थी, छाया डाकिया वाली। एक रात आसमान में फिर वही काली घटाएं छा गईं। मैं रत्नगृह की छत पर खड़ा था, तभी मुझे नीचे आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। चर चर, जैसे कोई पुरानी साइकिल चला रहा हो। मेरा गला सूख गया। गांव का डाकिया तो अब आजाद हो चुका था, फिर ये कौन था? मैंने नीचे झांका तो देखा कि वो तांत्रिक और नौकर जिन्हें हमने पकड़ा था आंगन के बीचों बीच खड़े थे, पर उनके पैर जमीन पर नहीं थे। वे हवा में लटके हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, इंसाफ कपड़ों के पीछे नहीं, मिट्टी के नीचे दफन होता है। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, फर्श फटने लगा और उसमें से हजारों पुरानी गल चुकी चिट्ठियां बाहर निकलने लगी। हर चिट्ठी से एक काला धुआं निकल रहा था जो देखते ही देखते इंसानी शक्ल अख्तियार कर रहा था। ये वो लोग थे जो सालों से गायब हुए थे, जिनमें अंशुल के पिता का साया भी था। विनय और पिताजी भी भागते हुए आए। पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कांपते हुए कहा, हमने सोचा था कि तांत्रिक ही सब कर रहा है, पर वो तांत्रिक तो खुद इस हवेली की प्यास बुझाने का जरिया था। ये हवेली जिंदा है विनय, ये जिंदा है। तभी सामने खड़ी उस साये वाली आकृति ने अपना नकाब हटाया। वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक जहरीली परछाई थी जो लोगों के डर को खाती थी। उसने तांत्रिक और नौकर की गर्दन मरोड़ दी। वही लोग जो कल तक नाटक कर रहे थे आज सच में रूह बन चुके थे। उस साये ने मेरी तरफ इशारा किया और बोला, अंशुल के पिता ने एक राज छुपाया था। इस हवेली की बुनियाद में उन बेगुनाहों की हड्डियां हैं जिन्हें इस जमीन के लिए मारा गया था। जब तक उनका खून वापस नहीं मिलता, ये बारिश नहीं थमेगी। अचानक बिजली कड़की और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम अंदर कैद हो चुके थे। दीवारों से अब खून टपकने लगा था और उन चिट्ठियों में लिखे शब्द हवा में तैरने लगे थे। हर शब्द एक चीख बन गया था। विनय ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, ये डाकिया नहीं, ये तो इस खानदान का श्राप है। तभी खिड़की के बाहर मैंने देखा, वो छाया डाकिया अपनी साइकिल पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने हमारी मदद नहीं की थी, उसने तो बस हमें इस बड़ी मुसीबत के पास पहुंचाने का रास्ता दिखाया था। अब उस अंधेरी हवेली में हम 4 थे और बाहर निकलने का हर रास्ता एक नई दीवार में तब्दील हो रहा था। बारिश और तेज हो गई और उस ठंडी हवा में अब सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, अगली चिट्ठी तुम्हारे नाम की है। अचानक हवेली के बीचों बीच जो बड़ा सा झूमर लटका था वो जोर जोर से हिलने लगा। उसमें लगे मोमबत्तियों के स्टैंड से रोशनी नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था। फर्श पर बिखरी हुई वो हजारों चिट्ठियां अचानक फड़फड़ाने लगी, जैसे हजारों पक्षी एक साथ उड़ने की कोशिश कर रहे हों। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कान के पास गूंजी, सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है बाबू। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर टपकता हुआ खून अब शब्दों की शक्ल लेने लगा था। वहां लिखा था 1950 कुआं। मुझे याद आया कि अंशुल ने बताया था कि जीवन डाकिया को गांव के बाहर एक पुराने कुएं से बांधकर मारा गया था। विनय चिल्लाया, पिताजी, वो तांत्रिक और नौकर तो सिर्फ प्यादे थे, असली शैतान तो वो है जो इस हवेली की जमीन के नीचे दबा है। तभी हवेली का फर्श अचानक धंसने लगा। हम तीनों एक गहरे अंधेरे तहखाने में जा गिरे। वहां की बू इतनी गंदी थी जैसे सदियों से कोई चीज सड़ रही हो।
टॉर्च की मध्यम रोशनी में हमने देखा कि वहां एक पुराना कुआं था, बिल्कुल वैसा ही जैसा जीवन डाकिया ने बताया था। पर यह कुआं गांव के बाहर नहीं बल्कि हवेली के ठीक नीचे था। कुएं के अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। हमने झांक कर देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। कुएं के अंदर कोई पानी नहीं था बल्कि अनगिनत कंकाल थे और उन सबके हाथों में एक एक चिट्ठी दबी हुई थी। तभी ऊपर से वही छाया डाकिया नीचे उतरा। उसकी साइकिल की घंटी पूरे तहखाने में गूंज उठी। ट्रेन ट्रेन। उसने अपनी सूखी उंगली से एक कंकाल की ओर इशारा किया जिसने गले में एक पुराना लॉकेट पहना था। पिताजी चीख पड़े, ये तो अंशुल के पिता का लॉकेट है। डाकिया बोला, इन्होंने सच जान लिया था कि ये हवेली बेगुनाहों की कब्र पर बनी है, इसीलिए इन्हें चुप करा दिया गया। अब तुम लोग भी यहाँ पहुँच गए हो, अब बताओ तुम क्या दोगे, अपनी जान या ये हवेली? विनय ने कांपते हुए अपनी जेब से माचिस निकाली। उसने चिल्लाकर कहा, ना ये हवेली रहेगी ना ये जुल्म का राज। उसने उन सूखी चिट्ठियों के ढेर में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे तहखाने में चीखें गूंजने लगीं। वो चीखें रूहों की थीं या जलती हुई लकड़ी की पता नहीं चला। आग की लपटों में हमें वो छाया डाकिया जलता हुआ दिखा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक डरावनी मुस्कान थी। जैसे ही आग कुएं तक पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। हमारी आंखें चुंधिया गईं। जब मेरी आंख खुली तो मैं, विनय और पिताजी हवेली के बाहर दूर घास पर पड़े थे। सामने रत्नगृह धूं-धूं जल रहा था। बारिश थम चुकी थी, सुबह की पहली किरण निकल रही थी। पर जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं अगली बारिश में फिर आऊंगा, किसी और गांव, किसी और डाकघर में। मैंने दूर सड़क की ओर देखा तो धुंध में एक साया साइकिल पर बैठा धीरे धीरे ओझल हो रहा था। गांव तो बच गया था, पर वो साया अब भी आजाद था। अब जब भी बारिश होती है और हवा में ठंडक होती है, मुझे आज भी उस साइकिल की घंटी सुनाई देती है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी चिट्ठी आई है जिस पर कोई पता न हो? बच के रहिएगा। जैसे ही हम जलती हुई हवेली से पीछे हटे, मैंने देखा कि पिताजी फटी आंखों से विनय को देख रहे थे। विनय के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस छाया डाकिये के चेहरे पर थी। विनय, तू ठीक तो है ना? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मेरा हाथ उसे छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ की किसी सिल्ली को छू लिया हो। वो पलटा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, विनय तो उसी तहखाने में रह गया बाबू, मैं तो बस उसका लिबास पहनकर बाहर आया हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से एक और आवाज आई, भागो, वो मेरा भाई नहीं है। हमने मुड़कर देखा, हवेली के मलबे से बुरी तरह झुलसा हुआ, लंगड़ाता हुआ एक और विनय बाहर आ रहा था। हम दंग रह गए। हमारे सामने दो दो विनय खड़े थे, एक जो बिल्कुल साफ सुथरा और मुस्कुरा रहा था और दूसरा जो जख्मी था और दर्द से कराह रहा था। तभी आसमान से काली बारिश की जगह राख गिरने लगी। उस राख के बीचों बीच वो साया फिर से प्रकट हुआ, पर इस बार वो डाकिया नहीं था। उसने अपना चोगा उतारा तो उसके अंदर से मेरे पिताजी का चेहरा निकला, पर वो बूढ़े नहीं बल्कि अपनी जवानी के दिनों वाले रूप में थे। पिताजी अर्थात तेजपाल सिंह चिल्लाए, ये मेरा हमशक्ल नहीं, ये मेरा वो पाप है जिसे मैंने 30 साल पहले इसी हवेली में जिंदा दफनाया था। असली राज अब खुला। सालों पहले मेरे पिताजी ने अपने ही जुड़वा भाई को जायदाद के लिए उस कुएं में धकेल दिया था। वो भाई डाकिया नहीं बल्कि एक छलावा बनकर लौटा था, जो अब हमारे परिवार के सबसे छोटे बेटे यानी विनय का रूप धर चुका था। नकली विनय ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी आवाज अब हजारों रूहों के शोर जैसी थी। उसने हवा में हाथ लहराया और देखते ही देखते वो जलती हुई हवेली फिर से खड़ी होने लगी, पर इस बार वो ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि काली परछाइयों और जलती हुई चिट्ठियों की बनी थी। उसने कहा, आज रात इस खानदान का आखिरी चिराग बुझेगा,
जो गद्दी खून से मिली थी वो खून से ही धुलेगी। तभी गांव के वो बुजुर्ग हरी काका वहां दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक पुरानी पीतल की घंटी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अंशुल, इसके सीने पर वो काली चिट्ठी चिपका दो, वही चिट्ठी जिसमें इसके अतीत का सच लिखा है। सच ही इस छलावे को मिटा सकता है। मेरे पास वही अधजली चिट्ठी थी जो मुझे दफ्तर में मिली थी। मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस काली आंखों वाले विनय की तरफ झपटा। उसने मेरा गला दबोच लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी जख्मी विनय ने पीछे से आकर उस शैतान के पैर पकड़ लिए। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकी और वो चिट्ठी उसके माथे पर दे मारी। जैसे ही कागज उसके शरीर से छुआ, एक जोरदार बिजली कड़की। वो नकली विनय धुएं की तरह बिखरने लगा। पर जाते जाते उसने मेरे कान में कहा, मैं जा रहा हूं, पर याद रखना, तुम्हारे खून में अब मेरा अंश है। जब भी तुम आईना देखोगे, तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा। सुबह हुई। हवेली का नामो निशान मिट चुका था। असली विनय बच गया था, पर उसके सीने पर एक अजीब सा निशान पड़ गया था, बिल्कुल एक डाक टिकट की तरह। हम घर तो लौट आए, पर अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई थी। हर रात जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, तो मुझे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस शायर डाकिये का चेहरा दिखता है। और सबसे डरावनी बात, आज सुबह मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से एक और बिना पते वाली चिट्ठी अंदर आई है, और उस पर मेरा ही नाम लिखा है। मैंने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उठाई। कमरा बिल्कुल बंद था, खिड़कियां तक लॉक थीं। फिर ये अंदर कैसे आई? जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, उसमें से कोई कागज नहीं निकला, बल्कि एक पुरानी काली चाबी बाहर गिरी। उसके साथ एक छोटा सा नोट था, जिस पर लिखा था, आईने के पीछे देखो, सच अभी भी आधा अधूरा है। मैं हिम्मत जुटाकर अपने कमरे के उस बड़े आदमकद आईने के सामने खड़ा हुआ। वही आईना जिसमें मुझे अपनी जगह उस शाये का चेहरा दिखता था। मैंने अपनी उंगलियों से आईने के किनारों को टटोला। अचानक दाहिनी तरफ एक छोटा सा छेद मिला। मैंने वो काली चाबी उसमें डाली और घुमा दी। कड़क, पूरा आईना एक दरवाजे की तरह खुल गया। उसके पीछे ईंटों की दीवार नहीं, बल्कि एक तंग और अंधेरी सीढ़ी थी जो सीधे नीचे जमीन के अंदर जा रही थी। पिताजी और विनय अभी भी बाहर के सदमे से उभरे नहीं थे, इसलिए मैंने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं नीचे उतरा, हवा में मछली के सड़ने और जली हुई स्याही की गंध तेज होने लगी। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा था, जहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। पर अजीब बात यह थी कि उनकी लौ पीली नहीं, बल्कि नीली थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी और उस पर एक बड़ी सी रजिस्टर नुमा किताब रखी थी। मैंने उसे खोला। उस किताब में हमारे पूरे खानदान का इतिहास था, पर वह स्याही से नहीं, बल्कि खून से लिखा गया था। हर पन्ने पर एक नाम था और उसके आगे उसकी मौत की तारीख। जब मैंने आखिरी पन्ना पलटा तो मेरी रूह कांप गई। वहां मेरा नाम लिखा था, अंशुल शर्मा, और मौत की तारीख में आज की रात लिखी थी। तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई साया नहीं, बल्कि हरी काका खड़े थे। पर उनके चेहरे पर वो गांव वाली मासूमियत नहीं थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। काका, आप यहाँ? मैंने हकलाते हुए पूछा। बाबू, तुम्हें क्या लगा कि एक मामूली डाकिया इस खानदान को बर्बाद कर सकता है? हरी काका की आवाज अब बदल चुकी थी। मैं इस हवेली का असली रक्षक हूँ। ये खानदान सदियों से रूहों का सौदागर रहा है। तुम्हारे पिताजी ने अपने भाई को मारा ताकि इस किताब में उसकी उम्र जोड़ सकें, और अब तुम्हारी बारी है। तभी उन नीली मोमबत्तियों की लौ ऊंची होने लगी और उनमें से वही छाया डाकिया बाहर निकला। पर इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, अंशुल, भागो, ये काका नहीं है, ये वो पुराना डाक। जैसे जैसे मैं नीचे उतरा, हवा में मछली के सड़ने और जली हुई स्याही की गंध तेज होने लगी। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा था, जहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थी। पर अजीब बात यह थी कि उनकी लौ पीली नहीं,
बल्कि नीली थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी और उस पर एक बड़ी सी रजिस्टर नुमा किताब रखी थी। मैंने उसे खोला। उस किताब में हमारे पूरे खानदान का इतिहास था, पर वो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा गया था। हर पन्ने पर एक नाम था और उसके आगे उसकी मौत की तारीख। जब मैंने आखिरी पन्ना पलटा तो मेरी रूह कांप गई। वहां मेरा नाम लिखा था, अंशुल शर्मा, और मौत की तारीख में आज की रात लिखी थी। तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई साया नहीं बल्कि हरी काका खड़े थे, पर उनके चेहरे पर वो गांव वाली मासूमियत नहीं थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। काका, आप यहां? मैंने हकलाते हुए पूछा। बाबू, तुम्हें क्या लगा कि एक मामूली डाकिया इस खानदान को बर्बाद कर सकता है? हरी काका की आवाज अब बदल चुकी थी। मैं इस हवेली का असली रक्षक हूं। ये खानदान सदियों से रूहों का सौदागर रहा है। तुम्हारे पिताजी ने अपने भाई को मारा ताकि इस किताब में उसकी उम्र जोड़ सकें, और अब तुम्हारी बारी है। तभी उन नीली मोमबत्तियों की लौ ऊंची होने लगी और उनमें से वही छाया डाकिया बाहर निकला। पर इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, अंशुल भागो, ये काका नहीं है, ये वो पुराना डाकिया है जिसने इस किताब को शुरू किया था। ये हर 50 साल में एक जवान खून की बलि लेता है ताकि खुद अमर रह सके। अचानक उस कमरे की दीवारें चीखने लगी। जो कंकाल हमने तहखाने में देखे थे वे दीवारों से बाहर निकलने लगे। हरी काका ने खंजर निकाला और मेरी तरफ बढ़े। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा ही इसीलिए था अंशुल। वो जानते थे कि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी मौत पक्की है। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे याद आया वो काली चाबी। मैंने वो चाबी कसकर मुट्ठी में भींची और उस खून से लिखी किताब के बीचों बीच गाड़ दी। एक भयानक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। किताब से काला खून वलकर बाहर आने लगा। हरी काका का शरीर अचानक धूल की तरह झड़ने लगा। वो चिल्लाए, नहीं, ये सिलसिला टूट नहीं सकता। हवेली की बुनियाद हिलने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। छाया डाकिये ने मुझे धक्का देकर सीढ़ियों की तरफ फेंका और बोला, अब हम सब आजाद होंगे, तुम जाओ। मैं जैसे तैसे ऊपर भागा और आईने से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, आईना चकनाचूर हो गया। पीछे का वो गुप्त रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। सुबह जब मैंने पिताजी को देखा तो वे एक ही रात में बूढ़े होकर कंकाल जैसे हो गए थे। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वे बस एक ही बात बुदबुदा रहे थे, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने सौदा तोड़ दिया। गांव वाले कहते हैं कि अब उस जगह पर सिर्फ राख का ढेर है, पर मैं जानता हूं खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज जब मैं तैयार हो रहा था तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में वही काली चाबी अभी भी मौजूद है और वो धीरे धीरे मेरे मांस के अंदर धंसती जा रही है। शायद अब किताब मेरे अंदर लिखी जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस चाबी का असली मकसद क्या है, या कहानी को यहीं एक खौफनाक मोड़ पर खत्म करें? वो चाबी मेरे हाथ के मांस को चीरती हुई अब मेरी कलाई तक पहुंच गई थी। दर्द इतना था कि मैं चीख भी नहीं पा रहा था, बस दीवार के सहारे गिर पड़ा। तभी कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी और आईने के टूटे हुए टुकड़ों से आवाज आने लगी। पिताजी के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि पिताजी हवा में लटके हुए थे। उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था, जो धीरे धीरे मेरी कलाई में धंसती उस चाबी की ओर खिंचा चला आ रहा था। विनय एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी आंखें दहशत से सफेद हो चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा किया और बोला, अंशुल, पीछे देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी अपनी परछाई मुझसे अलग होकर दीवार पर नाच रही थी। वो परछाई अब मेरी नहीं बल्कि उस छाया डाकिये की थी। उसकी पीठ पर एक झोला था और हाथ में एक काली चिट्ठी। अचानक मेरी कलाई का दर्द रुक गया। चाबी पूरी तरह मेरी नस के अंदर समा चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे वो सब दिखने लगा जो अब तक छुपा था। असली सच, उस हवेली में कोई डाकिया या भूत नहीं था,
वो हवेली एक नर्क का पोस्ट ऑफिस थी। मेरे पूर्वज भगवान नहीं बल्कि रूहों के दलाल थे। वे लोगों को मारकर उनकी रूहों को इस काली किताब के जरिए दूसरी दुनिया में पार्सल करते थे। और छाया डाकिया कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी की पहली रूह थी, जिसे उन्होंने खुद ही इस काम के लिए बलि चढ़ाया था। पिताजी का शरीर अचानक राख की तरह बिखर गया और वो पूरी राख उड़कर मेरी ओर आई और मेरे चेहरे पर चिपक गई। मेरी खाल जलने लगी। मैंने आईने के एक टुकड़े में अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा अब बदल चुका था। मेरी आंखें धंस गई थी और मेरे होठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। तभी कमरे के बीचों बीच एक काली मेज प्रकट हुई। उस पर वही खून का रजिस्टर फिर से रखा था। छाया डाकिया, जो अब दीवार पर मेरी परछाई था, उसने अपना हाथ बाहर निकाला और मुझे एक लाल मुहर थमा दी। उसने ठंडी और भारी आवाज में कहा, पुराना डाकिया चला गया, अब इस गांव का हिसाब तुम करोगे। हर अधूरी चिट्ठी को मंजिल तक पहुंचाना अब तुम्हारा काम है, और तुम्हारी पहली चिट्ठी ये रही। उसने झोले से एक चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, विनय, मेरा अपना भाई। मेरा हाथ अपने आप उठा और मैंने वो मुहर उस चिट्ठी पर लगा दी। जैसे ही मुहर लगी, विनय की रूह उसके शरीर से निकलकर उस कागज में समा गई। उसका बेजान जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। अब मैं अकेला था उस सुनसान गांव के बीच। उस रात के ढेर के ऊपर खड़ा मैं अब इंसान नहीं रहा था। मैंने अपना काला झोला उठाया और साइकिल की घंटी बजाई, ट्रिन ट्रिन। अब देवगढ़ में सन्नाटा नहीं होता। अब वहाँ हर रात बारिश होती है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात को घर से बाहर निकलें तो आपको एक लड़का दिखेगा जो बहुत प्यारा लगता है, पर उसके हाथ में एक काली चाबी का निशान है। अगर वो आपको देखकर मुस्कुराए और पूछे, बाबू आपका कोई खत आया है क्या, तो भागना मत, क्योंकि जिस दिन वो आपके घर की घंटी बजाएगा उस दिन आपकी रूह का पार्सल तैयार होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं अगली बारिश का, और शायद अगली चिट्ठी आपके पते की है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।